तो आज हम लोगों को जो टॉपिक स्टार्ट करना है वो तुम लोगों का एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के बारे में है। अभी जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाला कंसेप्ट है ये इससे पहले भी छोटे स्टैंडर्ड में 9th स्टैंडर्ड से एक्चुअल में ये चीज़ें शुरू हो जाती हैं। तुमने अपने आजू बाजू जितने भी कंपाउंड्स वगैरह अगर देखे हैं, ठीक है, जैसे पानी, ये सबसे कॉमन एग्जांपल लिया जाता है हर किसी के द्वारा। बचपन से अगर तुम कोई बुक भी अगर पढ़ते हो तो वाटर का ही इसमें एग्जांपल लेते हैं। तो जैसे पानी का जो फॉर्मूला है H2O, ठीक है, तो वहाँ जो ये फॉर्मूला है H2O यानी कि इम्प्लाइज करता है कि पानी के एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। तुम अगर CO2 को उठाओ तो आपके 1 कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है, राइट। तो अभी सबसे पहले तो ये जो टर्म आप बचपन से पढ़ रहे हो, द फॉर्मूला ऑफ वाटर इज H2O, द फॉर्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज CO2, या फिर और भी कोई कॉमन चीज़ तुम्हारी डे टू डे लाइफ में, जैसे ग्लूकोज फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में भी उसके नीचे एक आपका लिखा रहता है ग्लूकोज का फॉर्मूला, ठीक है, C6H12O6। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनके फॉर्मूले 9th स्टैंडर्ड में हम लोगों के पास रहते हैं। 10th में थोड़े और फॉर्मूले हम लोगों के पास एडअप हो जाते हैं। तो जितने भी फॉर्मूले तुमने अभी तक पढ़े हैं ये फॉर्मूले एक्चुअल में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो तुम अभी तक पढ़ते आ रहे हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को देख कर ऑब्जर्व करके, लेट से अगर तुम्हारे सामने मैं किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर लिख देती हूँ, लेट से मैंने तुम्हारे सामने ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा, तो ग्लूकोज के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को देखकर तुम ये मुझे बता सकते हो करके कि जो आपका ग्लूकोज है उस ग्लूकोज के पास आपके 6 एक्चुअली में 6 कार्बन के एटम्स हैं, 12 हाइड्रोजन के एटम्स हैं और 6 ऑक्सीजन के एटम्स हैं, राइट। अगर तुम लोगों के पास लेट से एक वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है तो वाटर के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को देखकर हम लोग ये बता सकते हैं कि एग्जैक्टली उसके अंदर 1 ऑक्सीजन एटम है और 2 उसके पास हाइड्रोजन एटम। अब ये जो वाटर है, ये वाटर तुम्हें अलग अलग सोर्स से तुम इसे ऑब्टेन कर सकते हो, लाइक रिवर, पॉन्ड, ठीक है, ट्यूबवेल, बोरवेल से भी, ठीक है, ठीक है, बट अलग अलग इनके सोर्स हैं। पॉल्यूटेड वाटर है, पानी है, नाले का पानी है, निकला हुआ पानी है, या फिर ठीक है, या फिर का पानी है, झरने का पानी है, ओशन का पानी है, वाटर का कंपोजिशन हमेशा क्या रहेगा, यानी कि 2 हाइड्रोजन एंड चाहे आपके पास उसका सोर्स कुछ भी, वैसे ही अगर मान लें तो कार्बन डाइऑक्साइड तो उसी आपके पास हमेशा कार्बन रहेगा और क्या रहेंगे, 2 ऑक्सीजन हाइड्रोजन रहेगा। अब चाहे वो CO हमारे पास किसी तुम्हारे से एमिटाउट हो रही है कि किसी हाइड्रोकार्बन को बंद करके प्रोड्यूस हो रही है, कोयले को बंद करके प्रोड्यूस हो रही है, या फिर कोई भी उसका सोर्स, ठीक है, कोई भी सोर्स रहे, अगर आपके पास उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का या उस पर्टिकुलर कंपाउंड का अगर आपके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है तो वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाली जो चीज़ है, वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाली चीज़ हमें किस बात की इंफॉर्मेशन देती है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को देखकर हम इस चीज़ के बारे में एग्जैक्टली बता सकते हैं कि ये पर्टिकुलर यहाँ पे एक्चुअली में आपके पास कितने नंबर ऑफ एटम्स उसके अंदर है, ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स जो उसके अंदर होंगे, अलग अलग प्रकार के एलिमेंट्स कितनी क्वांटिटी वाइज हैं उस एक मॉलिक्यूल में, ठीक है। मैं एक मॉलिक्यूल की बात कर रही हूँ, आपके पास अगर उसके जैसे और मॉलिक्यूल्स होंगे तो नहीं, एक मॉलिक्यूल में उस पर्टिकुलर एलिमेंट्स के कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं उस पर्टिकुलर चीज़ की इंफॉर्मेशन देने वाले फॉर्मूले को हम लोग क्या कहते हैं, आप लोगों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहते हैं। जो अभी तक तुम पढ़ते आ रहे हो बचपन से, जितने भी फॉर्मूलोज के साथ आपने डील की है वो सभी के सभी तुम्हारे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। बट यहाँ पे द नाउ आपका क्वेश्चन कि व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म एम्पिरिकल फॉर्मूला। चलो ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो हम लोगों ने पढ़ा है, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो देखो, एम्पिरिकल फॉर्मूले वाले कंसेप्ट को हम लोग थोड़ा लॉजिकली इस चीज़ को सोचने की कोशिश करते हैं। जैसे कि इमेजिन करें आपके पास ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज में अगर मैं पूछूंगी कि कार्बन में और हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में नंबर ऑफ एटम्स का रेशियो कितना है, मैं तुमसे ये नहीं पूछ रही हूँ कि वहाँ पे एग्जैक्टली कार्बन के कितने एटम्स हैं। लेट से किसी ने मुझे कह दिया कि वहाँ पे कार्बन के 6 हैं, 12 हैं एंड ऑक्सीजन के 6 हैं, ठीक है, ये उसने मुझे स्टेटमेंट कही,
ये उसने मुझे बता दिया कि एक्चुअली उसके पास कितने एटम्स हैं। बट अगर मैं तुमसे ये पूछूंगी कि मुझे उसके पास एक्चुअल कितने एटम्स है, इस चीज़ को जानने में इंटरेस्ट ही नहीं है करके, आप मुझे सिर्फ इतना बताओ करके कि वहाँ पर उसका रेशो कितना है, राइट? उन एटम्स के जो एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स के एटम्स का रेशो कितना है। तो कोई मेरे पास एक पर्टिकुलर पर्सन ने जवाब दिया कि वो रेशो है 1:2:1। क्या इसमें तो कोई डाउट नहीं है 1:2:1 कैसे आया है। अब इमेजिन, मान लेते हैं मैं तुम्हें एक रैंडम एक फॉर्मूला दे देती हूँ। मैंने कहा कि एक हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर एक कंपाउंड तैयार कर रहे हैं। जनरली हमारे दिमाग में ये इमेज आती है कि ज़रूर पानी तैयार कर रहे होंगे, राइट? बट पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है वो 2:1 होता है। बट मैंने तुमसे कहा कि वो जो भी आपके पास एक मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा वो 1:1 होगा, राइट? वो मैं क्या कहूँगी, वो 1:1 होगा। लेकिन अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि बताओ इस रेशियो की मदद से कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के उस पर्टिकुलर कंपाउंड में हाइड्रोजन एग्जैक्टली कितना है और ऑक्सीजन एग्जैक्टली कितना है, तो हो सकता है कि जो फर्स्ट पर्सन हो उस फर्स्ट पर्सन का जवाब ये हो कि वो H2O2 हो सकता है, एक सेकेंड पर्सन का जवाब ये हो कि वो H4O4 हो सकता है, एक H8O8 हो सकता है, राइट? तो इनमें से देखो कुछ भी ले लो तुम, रेशो तो 1:1 ही सेट होने वाला है, ठीक है? वैसे है वो H2O2, क्योंकि H4O4 और H8O8 एग्जिस्ट नहीं करते हैं, है वो चीज़ H2O2। बट अगर मैथमेटिकली सोचे, साइंटिफिकली अगर नहीं सोचे, तो इनमें से कोई भी आंसर हो सकता है। इसके अलावा भी और भी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे क्रिएट की जा सकती हैं। तो इम्पेरिकल फॉर्मूला आप लोगों के पास एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आपको बस इतना बताती है कि उस पर्टिकुलर करके आप लोगों के पास कंपाउंड में कौन सा एलिमेंट है, ठीक है? और उस पर्टिकुलर एलिमेंट के एटम्स का रेशो क्या है। वो कभी भी आपको इस बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देती कि एग्जैक्टली आपके पास कितने नंबर ऑफ एटम्स है, राइट? तो अगर मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पेरिकल फॉर्मूला को अगर कंपेयर करूँ, ठीक है, तो आपका पास अगर एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में आपको ये पता चल जाएगा कि आपके पास कौन से टाइप के एलिमेंट्स हैं, हाउ मेनी टाइप ऑफ एलिमेंट्स का आपके पास वहाँ पे है, मतलब किस एलिमेंट का आपके पास कौन सा आइटम है, कौन सा आइटम किस एलिमेंट को बिलोंग करता है, ये तुम्हें मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से भी पता चलेगा, ये बात तुम्हें इंपेरिकल फॉर्मूले से भी पता चलेगी। बट जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो तुम्हें एग्जैक्टली आपके पास कितने नंबर ऑफ एटम्स है, हर टाइप के एलिमेंट के कितने नंबर ऑफ एटम्स है उसकी सटीक जानकारी देगा करके इतना इतना है। लेकिन जो इंपेरिकल फॉर्मूला है वो एक्चुअल में तुम्हें रेशियो देगा, किस चीज़ का रेशियो देगा, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम्स। कभी भी इंपेरिकल फॉर्मूला को देखकर तुम ये नहीं बता सकते करके कि इस पर्टिकुलर इंपेरिकल फॉर्मूला में फॉर्मूला तो बनना चाहिए H2O2, ये फॉर्मूला बनना चाहिए H8O8, वो आप जज नहीं कर सकते। बस इतना आइडिया रहेगा कि वहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना है 1:1 करके, ठीक है? तो मेरे हिसाब से अभी इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होता है करके ये बात समझ में आ गई होगी, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है ये बात समझ में आ गई होगी। हम लोग जो अपने केमिस्ट्री में जिन भी चीज़ों से डील करते हैं वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से डील करते हैं, ठीक है? वी डोंट डील विद द कंसेप्ट ऑफ इंपेरिकल फॉर्मूला। बट एक्चुअल में इंपेरिकल फॉर्मूला किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, लेट्स से मान लेते हैं मेरे पास कोई एक पर्टिकुलर पत्ती है, लीफ, ठीक है? लीफ को मैं लाई, उसके अंदर को मैंने उसको अच्छे से कूटा, उसके अंदर से लेट्स से मैंने एक लिक्विड निकाला। अब उस लिक्विड को जब मैं निकाल लूँगी और लिक्विड को निकालने के बाद मैंने ये पता लगाना है कि उस लिक्विड के अंदर जो केमिकल है उस केमिकल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, क्योंकि हमारी डे टू डे लाइफ में जो इतनी सारे केमिकल्स हैं, ठीक है, हमारे कपड़े में जो कलर है वो भी एक कहीं ना कहीं से किसी ना किसी केमिकल का ही देन है। तो ऑलरेडी हमारे पास जो इतने सारे केमिकल्स हैं उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले हमें कैसे पता चलते हैं। लेट्स से कोई आपकी जड़ी बूटी वाली दवाई है आयुर्वेदा, उसमें जो वो लोग बताते हैं करके कि ये इसमें ये केमिकल है, उन्हें कैसे पता कि उस पर्टिकुलर पत्ती में वही केमिकल है और उसी केमिकल का जो नाम तो उन्होंने दे दिया उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वही है। तो एक्चुअल में हम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की जर्नी तक हम पहुंचते कैसे हैं, ये हम लोगों का टॉपिक है। तो इंपेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बारे में सिर्फ तुम्हें इतनी ही जानकारी पता होनी चाहिए थी, जो इसकी बाकी की जानकारी है करके कि इंपेरिकल फॉर्मूला और डिटेल में जानेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और डिटेल में जानेंगे, तो उसकी कोई नीड नहीं है करके, ठीक है?
बस इम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है, इट गिव्स एन आइडिया अबाउट द रेशियो ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर कंपाउंड एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिव्स यू एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स अवेलेबल और प्रेजेंट इन दैट कंपाउंड, राइट। अब जैसे यहाँ पर ये छोटे छोटे इलस्ट्रेशन से पहले लॉजिकली जो चीज़ हमने अभी सुनी है उसको अप्लाई करना सीखो। जैसे ये मैंने तुम्हें एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है बेंजीन का C6H6, तो ये मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रही हूँ। अगर मैं तुमसे पूछूंगी इस चीज़ का इम्पीरिकल फॉर्मूला लिखो, तो इसका इम्पीरिकल फॉर्मूला क्या होगा, इसका सिंपलेस्ट रेशियो, डेसिमल में काम मत करना, ठीक है। तो देखो यहाँ से ये आपका आ गया CH। मैंने तुमसे पूछा कि H2O2 इसे कहते हैं हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, इस पर्टिकुलर चीज़ का आप मुझे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दो, ठीक है। तो वो है H2O2, बट इसका इम्पीरिकल फॉर्मूला क्या है, HO, ठीक है, ये हो गया। जैसे अब यहाँ से पूछा जा रहा है डाइबोरेन B2S6, तो यहाँ पे बोरॉन कितने हैं, 2, और हाइड्रोजन कितना है, 1, सॉरी हाइड्रोजन कितने हैं, 6, तो इसका इम्पेरिकल फॉर्मूला क्या बनेगा, BH3, सिंपलेस्ट रेशियो मैंने यहाँ पे लिया है। लेकिन अब जैसे यहाँ लिखो H3PO4, क्या नाम है इसका, फॉस्फोरिक एसिड। अब ये जो फॉस्फोरिक एसिड है यहाँ पे हाइड्रोजन 3 है, फॉस्फोरस 1 है और ऑक्सीजन 4 है। इसका बिना डेसिमल के क्या कोई सिंपलेस्ट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, क्या इसका कोई सिंपलेस्ट इम्पेरिकल फॉर्मूला तो बना सकते हो, नहीं बना सकते, क्योंकि अगर कैंसिल आउट करोगे तो वो सिंपलेस्ट होल नंबर का रेशियो नहीं होगा, ठीक है। मुझे सिंपलेस्ट होल नंबर का रेशियो चाहिए, ठीक है, मेरे को इस तरीके से डेसिमल नहीं चाहिए, तो नहीं, तो इसका कोई सिंपलेस्ट फॉर्म क्रिएट नहीं हो सकता। इसका मतलब ये एक ऐसा केस है करके जहाँ पे आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है, दोनों के सेम है करके। तो ऐसी सिचुएशन भी तुम्हारे पास कल को एक अराइज हो सकती है करके कि कुछ केसेस में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पेरिकल फॉर्मूला आपस में क्या आ रहा है, सेम आ रहा है करके। अब जैसे वाटर का ही केस देख लो, H2O, वाटर को अब हम लोग और सिंपलेस्ट फॉर्म में तो नहीं कन्वर्ट कर सकते, तो इसका भी एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या रहेगा, H2O। तो ये भी देखो वही केस है आप लोगों का, ठीक है, H2O करके। अभी नेक्स्ट में आते हैं हम लोग C2H2। C2H2 आप लोगों की वेल्डिंग गैस है, ठीक है, एसिटिलीन कहते हैं इसको। और अगर मैं IUPAC के नॉमेनक्लेचर के हिसाब से अगर जाऊँ तो ये आप लोगों का इथाइन है। अब अगर इसका मैं तुमसे पूछूंगी इम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है, तो इसका इम्पेरिकल फॉर्मूला कितना है, CH। अब एक चीज़ ऑब्जर्व करो, जो मैंने टॉप में लिखा था, टॉप में मैंने क्या लिखा था, बेंजीन। बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना था, C6H6, लेकिन जो बेंजीन का इम्पेरिकल फॉर्मूला था वो इम्पेरिकल फॉर्मूला कितना था, CH। यहाँ पे जिसमें एसिटिलीन की बात कर रहे हो, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C2H2, और इसका इम्पेरिकल फॉर्मूला कितना है, CH। यानी कि तुम ये कह सकते हो कि इन दोनों चीज़ों के इम्पेरिकल फॉर्मूले क्या है, सेम है, राइट। दोनों के इम्पेरिकल फॉर्मूले क्या है, सेम है। तो कल को अगर तुम्हें कल को कोई एक कंपाउंड का इम्पेरिकल फॉर्मूला दे दिया जाए, तो उस गिवन इम्पेरिकल फॉर्मूले की मदद से कभी आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि वो ओरिजिनल कंपाउंड क्या है। इट कैन बी बेंजीन, दैट इज इट मे बी अ बेंजीन, और इट कैन बी अ एसिटिलीन, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। हमें और इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड रहेगी जिससे मैं ये पता लगा सकूं कि वो एग्जैक्ट चीज़ कौन है, वो बेंजीन है आपकी एग्जैक्ट चीज़, कि वो आपका एसिटिलीन है वो पर्टिकुलर कंपाउंड करके। हाउ विल यू आइडेंटिफाई कि व्हाट इज दैट पर्टिकुलर कंपाउंड, कैसे पता लगाओगे कि वो पर्टिकुलर कंपाउंड तुम लोगों का कौन है। तो इसीलिए हम लोगों को इम्पेरिकल फॉर्मूले में और मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के रिस्पेक्ट में थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन पता होना कैसे बहुत ही ज़रूरी है करके, ठीक है। तो इस चीज़ को मैं एक इलस्ट्रेशन से समझा के देती हूँ कि किस तरीके से हम लोग जज कर पाएंगे एक एम्पेरिकल फॉर्मूले के निकल जाने के बाद करके कि वो उसका एग्जैक्ट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा। अब जैसे मैं CH की बात कर रही हूँ, तो मैं अगर बोलूँगी कि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बेंजीन है तो मैं गलत नहीं हूँ, बट अगर कोई ये बोल रहा है कि उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं एसिटिलीन है तो वो भी गलत नहीं है, क्योंकि जो जानकारी दी गई है उसके अकॉर्डिंग हम लोग आगे और कुछ प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। सो हम लोग मूव करते हैं कि आगे ऐसी और कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए जिसके बेसिस पे हम वो जजमेंट कर सकें। तो एक चीज़ देखो, जैसे आप लोगों के पास ग्लूकोज है, ग्लूकोज क्या होता है, C6H12O6, ये उस पर्टिकुलर कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। अब अगर मैं इसके इम्पेरिकल फॉर्मूला की तरफ जाऊँ तो इसका इम्पेरिकल फॉर्मूला कितना होगा आपका, CH2O, यही होगा सिंपलेस्ट रेशियो 1:2:1, राइट। तो ये इसका इम्पेरिकल फॉर्मूला है। अब जरा एक काम करो, इसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करो, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास इसका कैलकुलेट करो, तो तुम ये पाओगे कि इस चीज़ का मॉलिक्यूलर मास निकल के कितना आता है, 180, ठीक है। जैसे कार्बन आपके पास 6 है तो 12 6 72,
72 में तुमने 12 ऐड कर दिया तो 84, और यहाँ से ये 84 आ गया, और ऑक्सीजन कितने हैं 6। तो आपका एक ऑक्सीजन का कितना होता है, एक ऑक्सीजन कितना कर देता है तुम लोगों का 16, तो 6 यानी कि 96, तो 96 और तुम लोगों का 84, ये क्या होता है 180। तो यहाँ से इसका मॉलिक्यूलर मास आ गया 180। ठीक है, ये मैंने मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर लिया। अब ये तो कौन है, ये तो मेरा एक इम्पेरिकल फॉर्मूला है, तो क्या मैं इम्पेरिकल मास कैलकुलेट नहीं कर सकती क्या? ठीक है, क्या हम लोग इम्पेरिकल मास कैलकुलेट नहीं कर सकते? तो जैसे मॉलिक्यूलर मास निकालते हो ऐड कर करके वैसे ही निकाल लो। कार्बन 1 है यानी कि 12, हाइड्रोजन 2 है यानी कि 13 14, और ऑक्सीजन 1 है यानी कि 16। ठीक है, तो यानी कि वो क्या है आप लोगों का 16, और आपका कितना हो गया, 1 मिनट, 14 और 16, ये चीज़ हो गई 30। यहाँ से कितना आ गया 30 आ गया, राइट। तो अगर मैं बोलूँ कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपका 180 है मॉलिक्यूलर मास, और इम्पेरिकल मास उसी चीज़ का 30 है, तो क्या मैं ये स्टेटमेंट यहाँ से लिख सकती हूँ क्या कि आपका जो मॉलिक्यूलर मास है, ठीक है, वो तुम लोगों के 6 टाइम्स है किस चीज़ के, इम्पेरिकल मास के। दिख रहा है ना, 30 इंटू 6 करोगे तभी तो तुम लोगों को 180 करके कुछ मिलेगा। तो यानी कि मॉलिक्यूलर मास का इम्पेरिकल मास के साथ रिलेशनशिप कितना है, 6 टाइम्स दैट ऑफ दी आप लोगों का क्या, इम्पेरिकल मास। तो यानी कि यहाँ से क्या मैं ये स्टेटमेंट लिख सकती हूँ करके कि मॉलिक्यूलर मास का अगर मैं रेशियो लूँ, किस चीज़ के साथ रेशियो लूँ, आपके इम्पेरिकल मास के साथ, तो वो रेशियो कितना निकल कर आता है 6। और इसी रेशियो की हम लोगों को रिक्वायरमेंट है। इस रेशियो को हम लोग अभी से एक सिंबल से डिनोट करना शुरू करेंगे, दैट सिंबल विल बी आप लोगों का एन। ठीक है, ये सिंबल क्या रहेगा, एन। अब इसको मैंने एन क्यों बोला, क्यों मैं सिंबल को इतना इंपॉर्टेंस दे रही हूँ, तुम देखो कि मॉलिक्यूलर मास और इम्पेरिकल मास का रेशियो कितना आया है 6, और अगर मैं इस इम्पेरिकल फॉर्मूले को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो 6 से मल्टीप्लाई करने के बाद तुमको नहीं लगता है करके कि ये वाली चीज़ C6H12O6 ही क्रिएट हो जाएगी करके। तो इम्पेरिकल फॉर्मूले को हम लोगों को एक वैल्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ा, कौन सी वैल्यू है 6। अब मैंने 6 से इकाई को मल्टीप्लाई किया क्योंकि दोनों का मास का रेशियो कितना है 6। तुम अगर कोई भी दूसरा नंबर मल्टीप्लाई करके देख लो, जितने भी तुम लोगों के पास नेचुरल नंबर्स हैं, तुम कभी ऐसे नंबर नहीं ढूंढ पाओगे इस 6 के अलावा जिसको मल्टीप्लाई करने से C6H12O6 आए। यानी कि n आपका वो एक यूनिक नंबर है, ठीक है, जिसको इम्पेरिकल फॉर्मूले से मल्टीप्लाई करने के बाद आप लोगों को क्या मिल जाता है, आप लोगों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल जाता है। तो इसीलिए जब भी हम लोगों के पास एक इम्पेरिकल फॉर्मूला है, तो इम्पेरिकल फॉर्मूले के बाद अगर मुझे मॉलिक्यूलर फॉर्मूले तक जाना है तो मुझे उस यूनिक वैल्यू की नीड होगी, जिस यूनिक वैल्यू को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, तो यूनिक वैल्यू को मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे क्या मिल जाना चाहिए, आप लोगों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल जाना चाहिए। और वो यूनिक वैल्यू, ठीक है, और वो यूनिक वैल्यू को हम लोग किस सिंबल से डिनोट करेंगे, एन से। और वो एन की वैल्यू आएगी कहाँ से, जो मॉलिक्यूलर मास है वो गिवन होना चाहिए। अच्छा, अब कई लोगों को डाउट आ सकता है कि मॉलिक्यूलर मास कैसे निकलेगा जब आपके पास फॉर्मूला ही नहीं है। टेक्निक बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुकी हैं, आप आराम से कई स्पेक्ट्रोस्कोपीज अलग अलग हैं, उनकी मदद से आप मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हो। ठीक है, इम्पेरिकल फॉर्मूला है तो इम्पेरिकल मास तो आ ही जाएगा, दोनों का रेशियो ले लो तो यहाँ से आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, एन। तो ये तुम लोगों को याद रखना है। तुम लोगों का सबसे पहला कंसेप्ट अभी की पूरी क्लास का जो न्यूमेरिकल सॉल्विंग में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि अगर आपको एन की वैल्यू निकालनी है तो मॉलिक्यूलर मास को डिवाइड कर दो किस चीज़ से, आप लोगों के इम्पेरिकल मास से। मॉलिक्यूलर मास आपको गिवन रहेगा, और अगर मॉलिक्यूलर मास गिवन नहीं है तो कोई ना कोई ऐसी हिंट ज़रूर गिवन रहेगी जिसकी वजह से मॉलिक्यूलर मास निकाल पाओगे। और इम्पेरिकल मास आप कैलकुलेट करोगे खुद। कैसे कैलकुलेट करोगे, जब तुम्हारे पास इम्पेरिकल फॉर्मूला होगा तो क्या उससे तुम लोग आप इम्पेरिकल मास कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो ये तुम्हें कैलकुलेट करना पड़ेगा। दोनों का रेशियो ले लो, दैट रेशियो विल नथिंग बट आपका एन। अब उस एन की वैल्यू को आने के बाद मैं क्या करूँगी, ठीक है, लेट्स से मेरे पास एन की वैल्यू आ गई, तो एन की वैल्यू आने के बाद अगर तुम्हें मॉलिक्यूलर, ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है तो क्या करोगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए जो भी तुम लोगों का इम्पेरिकल फॉर्मूला आया होगा उस इम्पेरिकल फॉर्मूले को कितने से मल्टीप्लाई कर दोगे, एन से। जब तुम अपने इम्पेरिकल फॉर्मूले को एन से मल्टीप्लाई कर दोगे तो जो टर्म तुम्हें मिलेगा वो चीज़ एक्चुअल में क्या रहेगी, आप लोगों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। बट कई बार कैसा होता है, क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया नहीं होता है, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास नहीं दिया होता है, सॉरी। तो मॉलिक्यूलर मास जब नहीं देगा तो एन नहीं निकलेगा, एन नहीं निकलेगा तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं निकलेगा।
तो आपको ना वहाँ पे एक दूसरे कंसेप्ट की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है, और वो दूसरा कंसेप्ट होता है वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी क्या होती है मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ डेंसिटी वाले पार्ट में, तो अभी उसको एक्सप्लेन करने की नीड नहीं है, मैं डायरेक्टली इस चीज़ को बता रही हूँ। इसका डेरिवेशन भी कैसे आया, इवन मैंने ये तक बताया कि वेपर डेंसिटी का और मॉलिक्यूलर मास का रिलेशनशिप क्या होता है कि ट्वाइस ऑफ वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू नथिंग बट दी मॉलिक्यूलर मास करके, ये ऐसे। तो अगर तुम्हें वेपर डेंसिटी दे दी जाए तो वहाँ से क्या निकाल लेना, अपना मॉलिक्यूलर मास निकाल लेना, और जैसे ही मॉलिक्यूलर मास आएगा फिर इस जगह पे पुट करके एन निकालना, और एन निकालने के बाद यहाँ पे उसको यूज़ कर लेना करके, ठीक है। तो इस तरीके से तुम्हें ये दो कंसेप्ट की रिक्वायरमेंट है, जिन कंसेप्ट को यूज़ करके तुम अपना काम कैसे आगे करोगे। मैंने अभी तुम्हें ये बताया है कि व्हाट डू यू मीन बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला, व्हाट डू यू मीन बाय मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एंड ऐसा कई बार हो सकता है करके कि एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट ना हो बल्कि वो वही चीज़ हो। और ऐसा भी हो सकता है कई बार कि दो कंपाउंड्स का एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या आ जाए, सेम आ जाए। दो कंपाउंड्स का कभी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं हो सकता, बट हाँ दो कंपाउंड्स के एम्पिरिकल फॉर्मूले सेम हो सकते हैं। तो अगर एम्पिरिकल फॉर्मूला सेम है तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं होता है कि उन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम होगा, राइट। ये स्टेटमेंट बहुत अच्छे से याद रखना। अगर दो कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, जो कि पॉसिबल नहीं है बट लेट्स से सेम है, तो अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या आपका सेम आएगा, वो तो ऑब्वियस से आना ही है जब सेम टू सेम चीज़ों को कंपेयर करोगे। लेकिन अगर एम्पिरिकल फॉर्मूला आपका डिफरेंट सेम है तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं होता है कि आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी क्या निकल कर आएगा, सेम। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपका कुछ अलग आ सकता है, तो वो कुछ अलग पता कैसे लगाएंगे, उसके लिए ज़रूरी होती है एन की वैल्यू। एन की वैल्यू के लिए क्या निकाला जाता है, मॉलिक्यूलर मास का रेशो आपके एम्पिरिकल मास के साथ। तो आपको मॉलिक्यूलर मास क्वेश्चन में गिवन रहेगा, बट मान लेते हैं गिवन नहीं है, तो ऐसे केस में कोई दूसरी इंफॉर्मेशन दी होगी जिसकी मदद से तुम मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर सको, और वो जनरल इन्फॉर्मेशन क्या होती है आप लोगों की, वेपर डेंसिटी। ठीक है, यहाँ तक क्या ये बातचीत समझ में आ रही है। अच्छा, अब उसके अलावा अब मैं तुम्हें सिखाती हूँ करके कि एक देखो, एक बहुत ही ना टेक्निक है क्वेश्चन को सॉल्व करने की, कि देखो ये फॉर्मेट है और इस क्वेश्चन को इसी फॉर्मेट से सॉल्व करते हैं, सो करते हैं। ठीक है, अब वैसा ही क्यों करते हैं, पहले तुम क्वेश्चन सॉल्व करना सीख लो, फिर मैं तुम्हें बताऊंगी कि उस टेक्निक को वैसा ही क्यों करते हैं। क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करना फिलहाल इस केस में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसकी टेक्निकल डिस्कशन हम लोग एकदम एट द एंड करेंगे। जैसे कि यहाँ पे अपना पहला क्वेश्चन देखो, तुम्हें मॉलिक्यूलर मास देखो दिया है, मैंने कहा था गिवन होगा, नहीं होगा तो कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन होगी। ओके, तो अभी फिलहाल मुझे मॉलिक्यूलर मास की नीड नहीं है, इससे बाद में देखेंगे। तुम्हें क्या दिया हुआ है, कार्बन का परसेंटेज कंपोजिशन दिया है। परसेंटेज कंपोजिशन पे हम लोग ऑलरेडी पता नहीं कब तो एक बार बात किए हैं, जब मैंने तुम्हें बताया था मोल परसेंटेज और मास परसेंटेज, ये ऑलरेडी सिखाई हूँ, तो उस वक्त ये बातचीत ऑलरेडी अपनी हो चुकी है। तो ऐसे केस में तुम्हारे पास यहाँ पे किसका परसेंटेज कंपोजिशन दिया है, कार्बन का, और तुम्हारे पास परसेंटेज कंपोजिशन किसका दिया, हाइड्रोजन का। ठीक है, अब देखो तुम्हारे पास जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कार्बन कितना परसेंटेज है, 92.4, और हाइड्रोजन कितना परसेंटेज है, 7.6। सबसे पहला काम हमेशा जो तुम्हें करना है, जो परसेंटेज आपको गिवन दिए होते हैं उनका फटाफट टोटल करके देख लो, वो आपका 100 आना चाहिए। ठीक है, आना ही चाहिए 100। अगर वो 100 नहीं आ रहा है तो ये समझ जाओ कि उसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा भी कोई तीसरा एलिमेंट मौजूद है, और अगर उस तीसरे एलिमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है तो ये आपको अज्यूम करके चलना है कि वो तीसरा अननोन एलिमेंट जिसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है वो कोई और नहीं बल्कि तुम लोगों का ऑक्सीजन है। ये इस क्वेश्चन का अजम्पशन है ही है कि सबसे पहले आप क्या करो, जो भी परसेंटेज कंपोजिशन दिया है उसको ऐड करके देख लो, इट शुड कम आउट टू बी 100। अगर वो 100 नहीं आया है तो इसका मतलब वहाँ पे कोई अदर एलिमेंट्स ही मौजूद है, और अगर उस अदर एलिमेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी है तो ये आपको अज्यूम ही करके चलना है कि वो तीसरा अदर एलिमेंट आपका ऑक्सीजन होगा, मतलब होगा। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल देख लेते हैं, इससे वाली चीज़ समझ में आएगी। तुम्हें बोला गया है कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और उसमें हाइड्रोजन मैंने लेट्स से दे दिया 3.6%, मैंने उसमें कार्बन का अमाउंट कर दिया है 57.8। अब इतनी अक्ल तो हमारे अंदर है कि 57.8 और 3.6 ये मिलाकर 100 तो नहीं होंगे, राइट। तो इसमें अभी तीसरा एलिमेंट भी मौजूद है, बट उस तीसरे एलिमेंट के बारे में मैंने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, तो आप लोगों को ये अज्यूम करना है कि बचा हुआ जितना भी परसेंटेज है 57.8
और 3.6 को अगर मैं ऐड करूँ तो बचा हुआ जितना भी परसेंटेज रहेगा, ठीक है, वो बचा हुआ परसेंटेज किसका होगा, ऑक्सीजन का होगा। और वो कितना निकल के आएगा आप लोगों का, 38.6%। ऑक्सीजन के अलावा किसी दूसरे एटम को अज्यूम नहीं करेंगे, ठीक है, ये इस क्वेश्चन का है सो है नियम। अच्छा, अब दूसरी बात ये, अभी ज़रूरी नहीं है कि आपको क्वेश्चन में हर बार इंफॉर्मेशन ना दे, कई बार क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी हुई रहती है। जैसे मैंने आगे कुछ इलस्ट्रेशंस लिए हैं, उससे मैंने बताया है करके कि यहाँ पे देखो वो जो परसेंटेज बच रहा है वो परसेंटेज सोडियम का है, वो परसेंटेज सल्फर का है। तो जब जानकारी दी जाए कि वो परसेंटेज किसका है तो उसी पर्टिकुलर एलिमेंट को लेना। बट अगर जानकारी नहीं दी गई है कि वो परसेंटेज किसका है तो फिर वो किसको मानकर चलोगे, ऑक्सीजन को मानकर चलोगे, ठीक है। अब देखो, एक फिक्स रूल पे हम लोग बातचीत करते हैं कि इस टाइप के सवालों को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, और वही नियम तुम्हें अभी आने वाले सारे सवालों में यूज़ करना है। जैसे कि इमेजिन करते हैं कि तुम्हारे पास कुछ इस तरीके से आपको एक टेबल बनाना है। पहले टेबल की हेडिंग रहती है हम लोगों के एलिमेंट, दूसरे टेबल की हेडिंग रहती है परसेंटेज कंपोजिशन, और तीसरे टेबल की हेडिंग होती है हम लोगों के एटॉमिक मास। चौथा कॉलम जो हम लोगों के पास होता है, अच्छा मैं एटम अभी तक मैं ये बोलती आ रही हूँ करके कि हेडिंग करके, अच्छा चल दो, ठीक है। आपके पास जो चौथा कॉलम होता है, चौथा कॉलम होता है रेशो। किस चीज़ का रेशो होता है, परसेंटेज कंपोजिशन डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास करके। ये इस चीज़ का पांचवा जो होता है वो हम लोगों के पास रहता है करके सिंपलेस्ट रेशो, ठीक है। सिंपलेस्ट रेशो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं सिंपलेस्ट रेशो, ठीक है। और उसके बाद हम लोग लिखते हैं सिंपलेस्ट होल नंबर का रेशो, ठीक है। तुम चाहो तो कॉलम को हेडिंग नहीं दो, बस तुम्हें उसका पैटर्न याद होना चाहिए कि किस तरीके से सवाल को करना है। इस पर्टिकुलर सवाल में मेरे पास दो ही एलिमेंट है, पहला है तुम लोगों का कार्बन और दूसरा है मेरे पास हाइड्रोजन। तो एलिमेंट की जगह कार्बन और दूसरी जगह हाइड्रोजन। परसेंटेज कंपोजिशन के कॉलम में उनका परसेंटेज कंपोजिशन लिख देते हैं 92.4 और यहाँ पे आ गया 7.6 करके। अभी एटॉमिक मास लिख दो, ये तुम्हें याद होना चाहिए। तो यहाँ 12 और यहाँ पे कितना आ गया 1। अब रेशो लेना है तो यहाँ पे 92.4 का रेशो ले लेते हैं 12 के साथ। तो 12 8 ये वाली चीज़ कितना हो जाता है 96। तो 96 8 तो नहीं चलेगा, 12 7 84। 84 के बाद कितना बच जाएगा तुम लोगों का 6 7 8, ठीक है। तो ये आ जाएगा तुम लोगों के पास रेशो कितना आया, निकल के आया बताओ यहाँ से 7.7 करके ये रेशो आया। अब वैसे ही इसका मैं निकाल लेती हूँ, तो ये कितना है 7.6 और 1, तो ये रेशो कितना आ गया 7.6। अच्छा, अब एक बात मैं थोड़ी बताना है यहाँ पे नोटिस है कि 7.7 एंड 7.6 आई एग्री अलग होते हैं, ठीक है, लेकिन उनके बीच में इतना ज़्यादा भी कोई डिफरेंस नहीं है कि हम दोनों अप्रॉक्सीमेटली करके उसको सेम नहीं ले सकते करके, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कई लोगों को ऐसी इच्छा होती है कि नहीं 1 डेसिमल का तो फ़र्क है, इस टाइप के 1 डेसिमल के फ़र्क को आप इग्नोर कर सकते हो। मैं इसको मान सकती हूँ करके कि दोनों चीज़ें सेम है, ठीक है, मैं इसको मान सकती हूँ। बट मान लेते हैं किसी को ये चीज़ नहीं माननी है तो क्या करें उसके लिए। तो देखो, कभी भी एटम्स, तुम खुद सोचो, कभी भी पॉइंट में होंगे क्या, नहीं, एटम्स कभी पॉइंट में तो हो नहीं सकते। तो इसीलिए अब हमको इनका सिंपलेस्ट होल नंबर का रेशियो निकालना है। सिंपलेस्ट होल नंबर का रेशियो निकालने के लिए मैं ये अज्यूम कर लेती हूँ कि 7.6 भी 7.7 भी आपका 7.6 के बराबर ही है। क्या अंतर है, 1 डेसिमल तक की कैलकुलेशंस है, इतना अप्रॉक्सीमेशन आप ले सकते हो करके, ठीक है। बट जिनको अप्रॉक्सीमेशन नहीं लेना है, जिनको एग्जैक्ट ही छोना, फिर उन लोगों को कुछ नहीं, कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी घूम फिर के, लेकिन एंड में आपको अप्रॉक्सीमेशन वहाँ पे भी लेनी पड़ती है। आप एंडिंग में अप्रॉक्सीमेशन लो या मैं अभी अप्रॉक्सीमेशन ले लूँ, दोनों से आंसर सेम आएगा। मैं करके दिखा दूंगी लगे तो अगर मैं दोनों को 7.6 ले लूँ तो तुम बताओ 7.6 और 7.6 का रिलेटिव रेशियो कितना बैठेगा, 1:1, ठीक है। दोनों का रेशियो 1:1 बैठेगा, मतलब कार्बन का रेशियो कितना है 1, हाइड्रोजन का रेशियो कितना है 1। तो बस यहाँ से हम लोगों का एम्पेरिकल फॉर्मूला आ गया। एम्पेरिकल फॉर्मूला इज नथिंग बट C1H1। अभी मुझे n कैलकुलेट करना है, तो n को कैलकुलेट करने के बाद मैं उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल पाऊंगी। तो n कैसे निकालेंगे, जो भी इम्पेरिकल, जो भी आपको मॉलिक्यूलर मास दिया है, कितना दिया है इस क्वेश्चन में 78, उसको डिवाइड करना है हम लोगों को इम्पेरिकल मास से। तो अभी इस पर्टिकुलर चीज़ का इम्पेरिकल मास कितना होगा, 12 + 1 यानी कि 13। तो ये 78 डिवाइड बाई 13 करना है मुझको। तो 78 डिवाइड बाई 13 कितना हो जाएगा 6। तो अगर मुझे अभी मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करना है तो इम्पेरिकल फार्मूला वाली क्वांटिटी को मैं कितने से मल्टीप्लाई करूँगी, 6 से। तो ये कितना आ जाएगा इम्पेरिकल फार्मूले को, यानी कि CH और इसका मल्टीप्लिकेशन 6 से, तो ये हो जाएगा C6H6। तो ये आ गया मेरे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला।
अब मान लेते हैं कई लोगों को इस पर्टिकुलर स्टेप में मेरा इस तरीके से अप्रॉक्सीमेशन करना अच्छा नहीं लग रहा, तो उन पर्टिकुलर लोगों के लिए मैं कैसे करती हूँ, इसको मान लेते हैं कि लो मैं अप्रॉक्सीमेशन नहीं कर रही। अब अगर मैं अप्रॉक्सीमेशन नहीं करूँगी तो ये आ रहा है 7.7 और ये आ रहा है 7.6। इसके बाद मुझे क्या करना है, आपको इन दोनों में से सबसे छोटी चीज़ ढूंढनी है करके। 1 मिनट ना, इनमें आपको सबसे छोटी चीज़ ढूंढनी है। तो अभी तुम ये वाली चीज़ जो सबसे छोटी चीज़ है ये अगर ढूंढोगे तो कौन है 7.7 और 7.6 में, वो है आप लोगों का 7.6। तो 7.6 को क्या करो, 7.7 से डिवाइड कर दो और खुद 7.6 को भी 7.6 से डिवाइड करो। ये ऐसा मतलब इनमें जो सबसे स्मॉल होगा उस स्मॉल से बचे हुए सारे वैल्यूज़ को डिवाइड करना है। तो जब तुम 7.7 को 7.6 से डिवाइड करोगे तो आएगा 1.01 और ये आएगा एग्जैक्ट 1। अब इस 1.01 को क्या मैं 1 नहीं ले सकती बराबर? तो क्योंकि पॉइंट में तो कभी एटम्स सुने हैं क्या तुम लोगों ने एटम्स की, हाइड्रोजन एटम 0.3 है कि हाइड्रोजन एटम 0.6 है, तो पॉइंट में तो वैसे भी काम नहीं करना है, अप्रॉक्सीमेशन तो लेनी ही है। अब मैं पहले अप्रॉक्सीमेशन ले रही थी तो भी मेरा रेशियो 1:1 आ रहा था, रेशियो लेने के बाद मैंने अप्रॉक्सीमेशन लिया तो भी मेरा 1:1 आ रहा है, तो आंसर इज सेम। इस तरीके से आप लोगों को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसी भी कंपाउंड का निकालना है। तो ये इसका देखो एकदम फिक्स पैटर्न है करके। जितना इजी मैंने तुम्हें सवाल ली हूँ ऐसा नहीं होगा कि इतना इजी सवाल आएगा। 2-4 इलस्ट्रेशंस मैं तुम्हें करके दिखाती हूँ कि किस तरीके से उन इलस्ट्रेशंस को करना है करके, और उसके बाद फिर मैं अभी 6 सवाल का एक तुम्हें PDF सेंड करूँगी, उन सवालों को अटेंड कर लेना, ठीक है। अच्छा, अब आगे देखो, ये सवाल दिया है। इस सवाल में बोला गया है आप लोगों को कि आपके पास 4 ग्राम ऑफ कॉपर क्लोराइड है, राइट। अच्छा, अब देखो कई लोगों को यहाँ से ऐसी फीलिंग आएगी कि अरे कॉपर क्लोराइड बोला है तो सीधा सीधा फॉर्मूला CuCl2 ले लो। तो देखो कॉपर की 2 वैलेंसी होती है। अगर मैं कॉपर की वैलेंसी +2 लेती हूँ और अगर मैं फॉर्मूला क्रिएट करती हूँ तो आई एग्री कि वहाँ पे CuCl2 फॉर्मूला बनेगा। बट अगर मैं कॉपर की वैलेंसी +1 ले लेती हूँ, ठीक है, और वहाँ पे फिर मैं फॉर्मूला का क्रिएट करने जाती हूँ तो फॉर्मूला CuCl बनेगा। सो आप ऐसा क्वेश्चन को रीड करते बराबर अपनी घोषणा पत्र जाहिर नहीं कर सकते कि फॉर्मूला विल बी CuCl2 करके, क्योंकि मेजॉरिटी टाइम्स तो CuCl2 ही देखने को मिलता है, तो फॉर्मूला भी CuCl2 ही होगा। ऐसा मत करना, जैसे स्टेप सिखाएं उस तरीके से करना। तो यहाँ पे 1.890 ग्राम ऑफ कॉपर दिया है। अब ध्यान देना, मैं जब भी तुम लोगों को, जो मैंने तुम्हें प्रीवियस चार्ट बताया, इस प्रीवियस चार्ट पे जो मेरी हेडिंग थी वो थी परसेंटेज कंपोजिशन। इस क्वेश्चन में तो मुझे कॉपर का परसेंटेज कंपोजिशन दिया ही नहीं है, मुझे तो यहाँ पे कॉपर का बल्कि क्या दे दिया है, वेट दे दिया है, और मुझे क्लोरीन का वेट दे दिया है। तो ऐसे में जो ये कॉपर और क्लोरीन का मुझको वेट दिया गया है ये मेरा परसेंटेज नहीं है। सवाल में अगर परसेंटेज आपको दे दिया जाए तो उससे आसान चीज़ तो कुछ हो ही नहीं सकती। बट अगर सवाल में परसेंटेज ही नहीं दिया है, ठीक है, और परसेंटेज भी तुमको निकालना है, तो फिर पहले परसेंटेज निकालो उसके बाद फिर टेबल क्रिएट करो। तो परसेंटेज निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे परसेंटेज ऑफ कॉपर अगर मुझे निकालना है तो कैसे निकालूंगी मैं परसेंटेज ऑफ कॉपर, कॉपर का जितना वेट दिया हुआ है डिवाइडेड बाय टोटल वेट, यानी कि 4 और मल्टीप्लाई बाय कितना आ जाएगा 100, ठीक है। तो ये वाली चीज़ मेरे पास डन, खत्म मेरे पास परसेंटेज निकालना। तो इसकी कैलकुलेशन हम लोग कर लेते हैं। 1.890 डिवाइड बाय 4, डेट किधर है, कैलसी ये रहा, ठीक है। अब इसमें एड्स वगैरह भी आते हैं, ओप्सो ना है। अच्छा, कितना था हम लोगों का कैलकुलेशन, 1.890 और डिवाइडेड बाय कितना आपका 4, और जिसका जो भी आंसर आएगा उस आंसर को मुझे मल्टीप्लाई करना है 100 से। तो परसेंटेज निकल के आया है 47.25, ठीक है। अब देखो मैं चाहूँ तो इस परसेंटेज को 47.25 ले सकती हूँ, या फिर इसे मैं अप्रॉक्सीमेशन करके, क्योंकि मेरा ये वाला डेसिमल 4 से बड़ा है तो इसको मैं 47.3% भी अज्यूम कर सकती हूँ। वैसे ही मुझे परसेंटेज ऑफ क्लोरीन निकालना है, तो परसेंटेज ऑफ क्लोरीन कितना होगा, जितना उसका वेट है 2.100 और डिवाइड में कितना आ जाएगा 4। तो ये चीज़ देखो यहाँ से कितनी आ जाएगी, इसका भी अच्छा मल्टीप्लाई बाई 100, इसका भी कैलकुलेशन हम लोग कर लेते हैं। तो 2.110 डिवाइडेड बाय आपका 4 और इसका जो भी आंसर आएगा मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये आएगा 52.75, राइट। तो यहाँ से ये वाली चीज़ एग्जैक्टली आती है 52.75, बट इसको भी मैं राउंड ऑफ कर सकती हूँ, ठीक है। इसको भी राउंड ऑफ कर लेते हैं हम लोग अगर तुम करना चाहो तो। अभी देखो ये 5 से बड़ा है तो इसको राउंड ऑफ करके मैंने कितना कर दिया 52 पॉइंट आपका 8, मतलब 4 से बड़ा है, गलती से 5 निकल गया।
तो ये आपका आ गया। एक बार इन दोनों को ना ऐड करके देख लो। वैसे अगर मैं यहीं पे एडिशन कर लूँ तो ये 0, ये भी 0, ये भी 0 और ये 100% बन रहा है। इसका मतलब कॉपर और क्लोरीन को छोड़कर वहाँ पे और कोई तीसरी चीज़ नहीं है। तो परसेंटेज आ चुका है। सो हम लोग अपने चार्ट में वापस आ जाते हैं। पहले हम लोगों को क्या लिखना है, एलिमेंट। तो पहला कॉपर है, उसके बाद क्लोरीन है, फिर उनका परसेंटेज। तो परसेंटेज कितना है 47.3 और यहाँ पे परसेंटेज कितना है 52.8। फिर उसके बाद जो भी उन लोगों का एटॉमिक मास है उस एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे। जैसे 47.3 डिवाइडेड बाय 60 कितना होता है, 3.5 होता है कॉपर का। क्लोरीन का 52.8 डिवाइडेड बाय उसका 35.5 होता है, करके ये ऐसे। अब इनका रेशियो लेके इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 47.3 डिवाइडेड बाय कितना करेंगे उसको, 63.5। तो 47 ये रहा 0.3 डिवाइडेड बाय कितना आ गया ये आप लोगों का 63.5। तो देखो कितना आ रहा है 0.74488। इतना लंबा नहीं लेना, 3 डेसिमल या 2 डेसिमल भी बहुत है। तो इस चीज़ को मैंने 2 डेसिमल तक ले लिया 0.74। वैसे ही मैं एक और निकाल लेती हूँ 52.7। ठीक है, जो आपका नेक्स्ट है। तो 52 नहीं है, वो कितना है 53 है ना। उसको हमने कितना लिया है 52.8। तो 52.8 डिवाइडेड बाय उसका 35.5। तो ये कितना आता है 1.48। देखो ठीक है, तो इसको मैं ये लिख दिया 1.48। अभी ये पॉइंट में तो कभी आपके एटम्स होंगे नहीं, तो इन दोनों में जो छोटा है, छोटा कौन है, ऑब्वियस है 0.74। उससे इन दोनों को डिवाइड कर दो। तो 0.74 को जब उससे खुद से किया तो 1 आया, और 1.48 को जब मैंने 0.74 से किया तो वो भी डिवाइड करने के बाद कितना आ रहा है 2। तो यानी कि यहाँ पे कॉपर 1 है और क्लोरीन 2 है। तो इससे ये समझ में आ गया कि यहाँ पे इंपीरिकल फॉर्मूला इसका कितना होगा, CuCl2 करके। अब इस क्वेश्चन में मुझसे कैलकुलेट क्या करने को बोला गया था, इंपीरिकल फॉर्मूला, जो कि मैंने कैलकुलेट कर लिया है यहाँ पे, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करने को नहीं बोला है करके, इसीलिए ये क्वेश्चन इतना ही छूट जाएगा। और कोई जानकारी भी नहीं रही है उसको कैलकुलेट करने के लिए। डन, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा देखो कार्बन और हाइड्रोजन रहे, कुछ और चीज़ें भी हो सकती हैं। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन में हम लोग मूव करते हैं। जैसे कि यहाँ थोड़ा सवाल देखने में भयंकर और गंदा सा लग रहा है, बट भयंकर और गंदा सा बिल्कुल नहीं है। सवाल में बोला है कि एक कंपाउंड की एनालिसिस के बाद पता चल रहा है कि उसमें सोडियम इतना परसेंटेज है, सल्फर इतना परसेंट है, हाइड्रोजन इतना है, ऑक्सीजन इतना है। फटाफट तुम कैलकुलेशन करो, मैंने ऑलरेडी करके रखी है। तो मुझे दिख रहा है करके कि यहाँ पर इस चीज़ का 100% आ रहा है। यहाँ पे कोई आपका पांचवा एलिमेंट मौजूद नहीं है, ये 4 ही है। अब ऐसे केस में तुमसे यहाँ पे बोल रहा है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करो। ठीक है, हम लोग बाकी के आगे के सवाल को बाद में रीड करेंगे। फिलहाल जितना सवाल हम लोगों ने रीड किया है या जितनी गिवन इन्फॉर्मेशन है उसके बेसिस पे पहले इंपीरिकल फॉर्मूला तक हम पहुंच जाते हैं करके। ठीक है, तो पहले इंपीरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करते हैं। जैसे सोडियम है, फिर एक आपका सल्फर है, फिर हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। सोडियम का परसेंटेज 14.31, सल्फर का दिया है 9.97, हाइड्रोजन का 6.22 और ऑक्सीजन का 69.5। सोडियम का जो एटॉमिक मास होता है वो 23 होता है। तो अभी डायरेक्ट कैल्सी में डिवाइड करते हैं और आंसर लिखते हैं। ठीक है, तो 14.31 डिवाइडेड बाय 23, तो ये चीज़ कितनी हो जाएगी 0.622 इतना हो जाना है। अपन सिर्फ 2 डेसिमल तक लेते हैं, तो 0.62। 9.97 सल्फर का कितना होता है 32, तो 9.97 को डिवाइड कर दो आप लोग किससे, डिवाइड बाय 32, तो ये कितना हो जाएगा 0.311। तो हम लोग इसको सिर्फ 1 डेसिमल तक ले, मतलब 2 डेसिमल तक 0.31। हाइड्रोजन का तो 1 होता है, डिवाइड करके कोई मीनिंग ही नहीं बैठेगा, 6.22 आएगा इसका तो। अच्छा, ऑक्सीजन का दिया है 69.5 और यहाँ पे ऑक्सीजन का मास होता है कितना है, एटॉमिक मास 16, तो डिवाइड बाई 16 तो 4.34 ये आया। तो इस तरीके से देखो मैंने इन लोगों का डिवाइड करने के बाद जो रेशियो है वो मैंने निकाल लिया। अब इन रेशियो से क्या ये मैं क्वेश्चन ख़त्म कर सकती हूँ, क्या नहीं। इनमें जो सबसे छोटे रेशियो की वैल्यू आई है, सबसे छोटा कौन सा है इनमें 0.31, उससे मुझे सबको डिवाइड करना है। तो जब मैं 0.62 को 0.31 से डिवाइड करूँगी तो कितना आएगा वैल्यू 2। अगर 0.31 को खुद 0.31 से करूँगी तो कितना आएगा 1। 6.22 को अगर मैं 0.31 से करती हूँ तो ये मुझे पता है ये आएगा 20। साफ साफ कैलकुलेशन दिख रही है फर्स्ट के कंपेयर में। 4.34 को अगर मैं 0.31 से डिवाइड करूँ तो कितना आएगा, ये मुझे करके देखना पड़ेगा। तो 4.34 डिवाइडेड बाय कितना करना है हम लोगों को 0.31, तो ये कितना आएगा 14 आएगा आप लोगों का। ठीक है, तो ये आ गया 14।
तो इसका मतलब सोडियम यहाँ पे 2 है, सल्फर यहाँ पे 1 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 20 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 14 है। ये पर्टिकुलर चीज़ उस चीज़ का क्या है, इम्पीरिकल फॉर्मूला। ठीक है, अच्छा अब सवाल को पढ़ें, क्या बोला है यहाँ पे, आपको मॉलिक्यूलर वेट दिया है 322, तो यानी कि यहाँ से मैं n की वैल्यू कैलकुलेट कर सकती हूँ, बट उसके लिए पहले मुझे इम्पीरिकल मास कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो देखो सोडियम का एक होता है 23, तो 2 का कितना हो जाएगा 46, सल्फर एक होता है 32, हाइड्रोजन का तो 20 है, ऑक्सीजन आपके पास एक अगर रहता, ठीक है, तो कितना आता 16, और अगर आपके पास अभी 14 है तो कितना आएगा, तो 16 10 160 होता है, और 16 इंटू 4 वो वाली चीज़ हमारे पास हो जाती है 64, तो 64 ये ऐसे ऐड कर लो, तो यहाँ से आ गया 4, ये 2 ऊपर, ये 224। अब ये इम्पीरिकल फॉर्मूला से हमने इम्पीरिकल मास कैलकुलेट किया, तो जब तुम इम्पीरिकल मास कैलकुलेट करोगे तो ये भी आप लोगों का 322 आता है। तो ऐसे केस में अगर मैं पूछूंगी यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, तो n की वैल्यू कैसे निकालते हैं, जो भी मॉलिक्यूलर मास है उसको डिवाइड करोगे किससे, इम्पीरिकल मास से। तो मॉलिक्यूलर मास भी आपको गिवन में 322 था और इम्पीरिकल मास भी 322 आया है। सो वैल्यू कितनी निकल कर आई है यहाँ से 1। तो यानी कि इम्पीरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इस बार सेम होगा, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकाला जाता है, इम्पीरिकल फॉर्मूला में n मल्टीप्लाई करके। अब n तो 1 है, मल्टीप्लाई का कोई मतलब तो बैठता नहीं है। सो दिस इज आपका मॉलिक्यूलर आपका फॉर्मूला। लेकिन क्वेश्चन में एक इन्फॉर्मेशन हमने मिस की है, वो देखो क्या है। अज्यूमिंग दैट वाली इन्फॉर्मेशन को रीड करो। ऑल द हाइड्रोजन एटम इन द कंपाउंड इज रीसेट इन द कॉम्बिनेशन विद ऑक्सीजन एज वाटर और क्रिस्टलाइजेशन। यानी कि यहाँ से अब वाटर और क्रिस्टलाइजेशन आपको क्रिएट करना है, यानी कि सारे के सारे हाइड्रोजन वाटर और क्रिस्टलाइजेशन क्रिएट कर रहे हैं। तो देखो H2O में एक 2 हाइड्रोजन होते थे तो उसके रिस्पेक्ट में 1 ऑक्सीजन होता था। तो अगर आपके पास 20 हाइड्रोजन है तो उसके रिस्पेक्ट में ऑक्सीजन कितने होंगे, 10 बराबर। तो इसका मतलब ये जो फॉर्मूला है Na2S, उसमें जो आपको ये 14 हाइड्रोजन दिए हैं, सॉरी 14 ऑक्सीजन जो दिए हैं, उन 14 ऑक्सीजन में से 10 ऑक्सीजन तो आपके किस फॉर्मेट में अवेलेबल है, वाटर और क्रिस्टलाइजेशन के फॉर्मेट में अवेलेबल है ऐसे, ठीक है। और बचे हुए 4 वो ऐसे हैं। तो ये क्या है तुम लोगों का, सोडियम सल्फेट, ठीक है। और ये हाइड्रेटेड एनहाइड्रस है, किसी भी चीज़ के साथ वाटर मौजूद होते हैं तो वो हाइड्रस है, ठीक है। समझ गए मैं कैसे किया है, तो मैंने इस तरीके से वाटर और क्रिस्टलाइजेशन के भी कंसेप्ट आ सकते हैं, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं हम लोग इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन तुम लोगों का ठीक क्वेश्चन है। देखो ये क्या है, आपको बोला है ऑक्साइड है नाइट्रोजन का। अब ऑक्साइड है नाइट्रोजन का मतलब एक नाइट्रोजन होगा और डेफिनेटली दूसरी चीज ऑक्सीजन होगी, इसके अलावा कुछ नहीं होगा, क्योंकि ऑक्साइड मेंशन किया है ना, ठीक है। तो अच्छा एक एलिमेंट यहाँ पे आप लोगों का नाइट्रोजन है और दूसरा ऑक्सीजन है, उन लोगों का परसेंटेज कंपोजिशन दिया ही नहीं है, ठीक है, हम निकाल लेंगे। परसेंटेज कंपोजिशन नहीं दिया है तो कुछ वेट वगैरह देना चाहिए, वेट भी नहीं दिया, बताओ। तो अब तो भूल ही जाओ परसेंटेज कंपोजिशन कैसे निकालोगे। लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, क्या दी हुई है कि अगर वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को हम कंबाइन करें तो कंबाइन करने के बाद उनके मास का रेशो होता है 7:16, ठीक है, उनके मास का। मैं ये नहीं कह रही कि नाइट्रोजन का मास, जैसे अगर मैं बोलूँगी कि लेट्स से आपका एक लड़का है लेट्स से तन्मय और उसमें डिवाइड बाय कर लेते हैं हम अदिति, ठीक है, इन दोनों की एज का रेशो दिया हुआ है लेट्स से 11/6, तो क्या इसका मतलब ये होता है क्या कि तन्मय आपका 11 है और अदिति आपकी 6 ईयर्स की है। जो रेशो होता है वो तो एग्जैक्ट वैल्यू होती नहीं है ना। तो ऐसे में हम लोग क्या करते हैं, एक कॉमन फैक्टर ले लेते हैं, लेट एक्स बी द कॉमन फैक्टर, राइट। ऐसे सवाल को सॉल्व करते हैं, लेट के बी द कॉमन फैक्टर। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन में ये गिवन दिया हुआ है कि जो तुम्हारा नाइट्रोजन है उस नाइट्रोजन का मास, परसेंटेज कंपोजिशन नहीं, मास ऑफ नाइट्रोजन और मास ऑफ आपका कितना ऑक्सीजन, इस चीज का रेशियो दिया हुआ है 7/16। तो ऐसे में जब भी रेशियो होता है तो रेशियो में मार्क्स में हम लोग क्या करते हैं, कॉमन फैक्टर लेते हैं। तो हम लोग ले लेते हैं लेट एक्स बी द कॉमन फैक्टर, जो दोनों में क्या है, कॉमन फैक्टर है। तो देयरफॉर यहाँ से जो तुम्हारे पास नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का मास कितना आ जाएगा 7x, और यहाँ से जो तुम्हारे पास ऑक्सीजन है उस ऑक्सीजन का मास कितना आ जाएगा 16x। अब तुम परसेंटेज कंपोजिशन निकाल सकते हो। कैसे परसेंटेज कंपोजिशन, अगर तुम्हें मैं नाइट्रोजन की निकालने को कहूँगी तो कैसे निकालोगे, नाइट्रोजन का मास जो कि कितना है 7x डिवाइडेड बाई टोटल मास, तो 7 और 16, ठीक है, इन दोनों को अगर तुम ऐड कर दो तो कितना आता है 23, राइट। ये वाली चीज़ कितनी आ जाती है 23 आ जाती है।
तो यहाँ से आ जाएगा 23x करके बराबर। कोई तकलीफ यहाँ तक? तो अब देखो x कट गया तो यहाँ से परसेंटेज कंपोजिशन कितना आ गया 7/23। ठीक है, ये कंपोजिशन आ गया। अभी पॉइंट में मत निकालो, छोड़ दो। वैसे ही परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालो, तो ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना आएगा 16 अपॉन में ये 23x, तो ये कितना आएगा 16 अपॉन में 23 बराबर है। अब हम लोगों को जो ये परसेंटेज कंपोजिशन हम निकाल लिए हैं, परसेंटेज कंपोजिशन निकालने के बाद अब हम अपने सवाल पे बढ़ते हैं। पहला कॉलम नाइट्रोजन का, दूसरे में नीचे ऑक्सीजन। नाइट्रोजन का परसेंटेज कंपोजिशन है 7/23, ऑक्सीजन का है 16/23। अब तुम्हें परसेंटेज कंपोजिशन निकालने के बाद उसके एटॉमिक मास से डिवाइड करना पड़ता है, तो 7/23 डिवाइडेड बाय उस चीज़ का आपका एटॉमिक मास यानी कि 14। तो इस चीज़ को मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ कि मल्टीप्लाई बाय 1/14, तो ये 7 1 ज़ा, ये 7 2 ज़ा, तो ये आया 1/46। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद यहाँ पे देखो जो तुम लोगों के पास आप लोगों का ये है 16/23। तो ये 16/23 जो ये चीज़ तुम्हारे पास आई है, इसमें उसको डिवाइड कर दो उसके एटॉमिक मास से। ठीक है, तो ये चीज़ कितनी हो जाएगी 16/23 और ये डिवाइड बाय एटॉमिक मास, तो ये देखो कट गया, तो ये चीज़ कितनी आ गई 1/23। तो ये हम लोगों ने उनका रेशियो भी कैलकुलेट कर लिया। अब हमें तो पता है ना करके कि ये आंसर पॉइंट में आने वाला है, तुम जानते हो। ठीक है, तो पॉइंट में तो हमें चाहिए नहीं, तो हम क्या करेंगे, जो उनमें छोटा होगा उससे पूरे रेशियो को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो अब इसमें छोटा कौन है? ऑब्वियसली ये आपका छोटा है, तो इस वाली चीज़ से मैं इसको भी डिवाइड करूँगी और इस वाली चीज़ से इसको भी डिवाइड करूँगी। जब इसको डिवाइड करूँगी तो ये रेशियो आएगा 1/2 और ये कितना आएगा 1। मतलब हम लोग पॉइंट ख़त्म कर रहे थे बट पॉइंट हमारा ख़त्म नहीं हुआ। पहले में आ गया कितना 0.5 और नेक्स्ट स्टेप में कितना आ गया 1। तो अभी फिर से एक बार फिर से डिवाइड करोगे। ठीक है, अगर पॉइंट पहली बार डिवाइड करने पे अगर ख़त्म नहीं हुआ है तो फिर से एक बार उसको डिवाइड करो। ठीक है, तो अब अगर तुम उसको डिवाइड कर लोगे 0.5 को 0.5 से, तो ये चीज़ कितनी हो जाएगी 1, और 0.5 को 1 को जब 0.5 से डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा अब तुम लोगों का 1 डिवाइड बाई 1/2, तो ये आ जाएगा 2। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे नाइट्रोजन आपके पास 1 है और ऑक्सीजन आपके पास यहाँ पे कितना है 2 है करके। तो ये निकल के आया उस पर्टिकुलर चीज़ का इम्पीरिकल फॉर्मूला। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन में, वो क्या है, डिराइव द फॉर्मूला ऑफ द ऑक्साइड। तो ऑक्साइड का इम्पीरिकल फॉर्मूला तो हम निकाल चुके हैं। अब इसमें क्वेश्चन में एक इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दी गई है, वो ये है कि इसका मॉलिक्यूलर मास, अगर इसका मॉलिक्यूलर मास देता तो हम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल लेते। लेकिन मान लेते हैं इस क्वेश्चन में मैंने तुम्हें वेपर डेंसिटी दे दी है 46। ठीक है, मान लो यहाँ पे वेपर डेंसिटी 46 है, तो अभी वेपर डेंसिटी से पहले मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करो। क्या रिलेशनशिप होता है वेपर डेंसिटी का और मॉलिक्यूलर मास का? 2 × वेपर डेंसिटी इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास। तो अभी तुम लोगों के पास वेपर डेंसिटी 46 है, तो मॉलिक्यूलर मास यहाँ से कितना आ गया आप लोगों का 2 × 46, और इम्पीरिकल मास तुम लोगों के पास कितना होगा, नाइट्रोजन का 14 और ऑक्सीजन का 32, यानी कि ये भी कितना होगा 46। तो ये कट गया, एन की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो अभी अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है तो क्या करोगे, इम्पीरिकल फॉर्मूला को मल्टीप्लाई बाई 2। तो इम्पीरिकल फॉर्मूला कितना है, नाइट्रोजन कितने थे 1, तो वो 2 हो जाएंगे और ऑक्सीजन हो जाएगा 4, यानी कि नाइट्रोजन का ऑक्साइड क्या है आप लोगों के पास N2O4। ठीक है, तो इस तरीके से तुम लोगों के पास कभी सवाल आएंगे, इनको तुम्हें डील करना है। थोड़ा सा राउंड ऑफ वगैरह की देखो नीड होगी। जैसे मान लेते हैं मैंने तुम्हें कल को एक रेशियो दिया कि 0.38 है, 0.38 है, 2 और 0.775 है और 3.1 है, तो तुम पॉइंट में तो काम करोगे नहीं। पॉइंट हटाने के लिए क्या करोगे, उसमें जो सबसे छोटा है उससे डिवाइड कर दोगे। तो इसको तो उसी चीज़ से डिवाइड करोगे, 0.38 को भी 0.38 से डिवाइड करोगे और 0.775 को भी 0.38 से डिवाइड करोगे और 3.1 को भी 0.38 से डिवाइड करेंगे। तो ये तो देखो 1 और 1 आ गया, बहुत अच्छी बात है। अब एक बार इसका डिवीजन करके देख लेते हैं, ये कितना दिया है 0.775 डिवाइडेड बाय ये चीज़ कितनी हो गई 0.38। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है 2.039, जिसमें ये लिख सकती हूँ 2.04, 2 डेसिमल तक 9 को राउंड ऑफ करके। 3.1 को मैं फिर डिवाइड करती हूँ 0.38 से, 3.1 डिवाइडेड बाय 0.38, तो ये कितना होगा 8.15। तो यहाँ से इसको मैंने लिख दिया 8.15 को 8.2। तो अब तुम ये देखो कि अभी ये डेसिमल अभी भी नहीं हटे हैं।
ठीक है, तो ऐसे में अब 2.04 को फर्दर डिवाइड करने से बेटर है इसको अप्रॉक्सीमेटली 2 और इस चीज़ को अप्रॉक्सीमेटली कितना मानना है आपको 8। यहाँ पे मैंने फर्दर डिवीजन क्यों किया, क्योंकि 0.5 राउंड ऑफ नहीं कर सकते हैं ना उसके लिए, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे मैंने डिवीजन किया है और यहाँ पे मैंने डिवीजन नहीं किया है। तो इस तरीके से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इंपेरिकल फॉर्मूला के कंसेप्ट अगर आते हैं तो इस तरीके से उसके न्यूमेरिकल करने हैं। अभी तुम्हें 6 या 7 सवाल मिलेंगे, उनका करना है तुम लोगों को। और इसके अलावा अब यहाँ पे एक बस छोटी सी जानकारी है, वो ये कि यहाँ पे हम लोग परसेंटेज कंपोजिशन वाली जो चीज़ है उसको ही क्यों ले रहे हैं, ठीक है, उसके थ्रू क्यों आंसर्स निकाल रहे हैं। तो देखो जरा, एक सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल मैं लेती हूँ H2O का। अब जैसे H2O को अगर मैं ब्रेक करूँ तो H2 + O2 इस तरीके से रहेगा, ठीक है। अगर तुम्हारे पास H2O का एक पार्टिकल है तो उसके अंदर से ये वाला लिखो, ये ऐसा रहता है, रुको, ये इसकी बैलेंसिंग है। अगर इमेजिन करो कि H2O का तुम्हारे पास 1 मोल होता तो वहाँ से हाइड्रोजन भी कितने मोल प्रोड्यूस होती है, हाइड्रोजन गैस 1 मोल, और वहाँ से ऑक्सीजन गैस कितने मोल प्रोड्यूस होती तुम लोगों के पास, वो प्रोड्यूस होती 1/2 मोल प्रोड्यूस होती। मैं यहाँ पे O2 और H2 की बात कर रही हूँ। लेकिन अगर मैं ये बोलूँगी कि तुम्हारे पास 1 मोल अगर वाटर का है तो उस 1 मोल वाटर का है तो उसके अंदर हाइड्रोजन एटम्स के कितने मोल हैं, तो तुम क्या जवाब दोगे कि वहाँ पे हाइड्रोजन एटम्स के कितने मोल हैं। वहाँ पे उसके हो जाएंगे 2 टाइम्स द मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, ऑफ H एटम के मोल्स कितने हैं 2। वहाँ पे मैं ऑक्सीजन का पूछूंगी तो ऑक्सीजन के कितने हो जाएंगे 1/2 मल्टीप्लाई बाई 2, यानी कि कितना आ जाएगा ये वाली चीज़ 1, ठीक है। ये निकालना सिखाया है, स्टार्टिंग के दिन ही सिखा दिया था जब न्यूमेरिकल्स वगैरह करवा रहे थे। तो वहाँ पे 1 मोल आपके पास क्या रहेगा, ऑक्सीजन का एटम रहेगा, ठीक है। तो अभी तुम ये देखो 1 मोल H2O कितने ग्राम का होगा, 1 मोल H2O कितने ग्राम का होगा 18 ग्राम, और वहाँ से हाइड्रोजन कितने ग्राम है आपके पास प्रोड्यूस हो रहे हैं, 2 मोल हाइड्रोजन एटम, यानी कि 2 ग्राम वहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन एटम के हैं, और ऑक्सीजन एटम का आपके पास सिर्फ 1 ही मोल है, यानी कि 16 ग्राम है वहाँ पे आपके पास, राइट। देखो ये 18 ग्राम अगर आप H2O लोगे तो 2 ग्राम वहाँ पे H एटम का होगा और 16 ग्राम वहाँ पे ऑक्सीजन एटम का होगा, राइट। अब अगर मैं पूछूंगी कि यहाँ पे हाइड्रोजन की परसेंटेज कंपोजिशन कितने हैं तो तुम क्या कहोगे 2/18 मल्टीप्लाई बाई 100, जो भी आता है कर लेना, ठीक है। अगर मैं पूछूंगी यहाँ पे परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितना है तो तुम क्या कहोगे 16/18 मल्टीप्लाई बाई 100। अब पानी का सोर्स तुम कहीं से भी लेकर आओ, ठीक है, पानी का सोर्स कहीं का भी रहे, वाटर का रहे, लेक का रहे, या कहीं का भी रहे, पानी के अंदर में उसकी परसेंटेज कंपोजिशन फिक्स रहेगी। यानी कि पानी आप कहीं से भी लाओ, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन उसके अंदर हमेशा कितना रहेगा तुम लोगों का 100/9%, ठीक है, हमेशा मतलब हमेशा। तो ऐसे केस में जो चीज़ कभी भी किसी कंपाउंड की चेंज नहीं होती वो क्या होता है, उसका परसेंटेज कंपोजिशन वो हमेशा फिक्स रहता है। तो इसीलिए हम लोग परसेंटेज कंपोजिशन को महत्व दे रहे हैं। अब परसेंटेज कंपोजिशन में हम निकालते कैसे परसेंटेज कंपोजिशन, उसका वेट वगैरह अगर दिया हो तो अच्छी बात है। तो इसीलिए हम लोग जितना भी ऊपर ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या एम्पिरिकल फॉर्मूला का काम किए हैं वहाँ हमने परसेंटेज कंपोजिशन के वाया गए हैं, ठीक है। और उसके बाद जब परसेंटेज कंपोजिशन हमको दिया हुआ रहता है, ठीक है, उस परसेंटेज कंपोजिशन को जब हमें गिवन पार्ट रहता है तो उस परसेंटेज कंपोजिशन को हम डिवाइड करते हैं उसके एटॉमिक मास से, ठीक है। परसेंटेज कंपोजिशन को हम किससे डिवाइड करते हैं, उस पर्टिकुलर चीज़ के एटॉमिक मास से। तो क्योंकि देखो इस क्वेश्चन में हम ये अज्यूम करके चलेंगे, जैसे अगर कल को मैं तुमसे कहूँगी कि मेरे पास 96% हाइड्रोजन है, तो ये मैं अज्यूम करूँगी कि मेरे पास जो सैंपल है उस सैंपल का टोटल वेट मेरे पास कितना है 100 ग्राम। उस 100 ग्राम में मेरे पास हाइड्रोजन कितना है 96% हाइड्रोजन है करके, ठीक है। अगर मैंने कल को ये कहा कि मेरे पास एक सैंपल है और उस सैंपल में हाइड्रोजन 96% है, तो पहले तो मुझे ये अज्यूम करना पड़ेगा कि मेरे पास 100 ग्राम का कंपाउंड है, ये मेरा पहला अजम्पशन होगा। अगर मेरे पास 100 ग्राम का कंपाउंड है और अगर मैं ये कह रही हूँ कि परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन वहाँ पे 96% है, तो इसका मतलब वहाँ पे वेट ऑफ हाइड्रोजन भी कितना है 96 ग्राम है करके, ठीक है। तो यानी कि जो ये परसेंटेज कंपोजिशन हमें क्वेश्चन में गिवन दिया होता है, ये जो गिवन दिया होता है, ये परसेंटेज कंपोजिशन जो आपको गिवन में दिया है, यहाँ पे सवाल का सबसे पहला अजम्पशन ये होता है कि टोटल वेट उस कंपाउंड का आप लोगों के पास कितना है 100 ग्राम है। अगर टोटल वेट आप लोगों के पास 100 ग्राम है तो इसका मतलब सोडियम आप लोगों के पास कितना है 14.31 ग्राम, तो हमारे पास सल्फर कितना है 9.97 ग्राम। और जो तुम ये काम करते हो उसके परसेंटेज कंपोजिशन को उसके डिवाइड करते हो एटॉमिक मास से,
तो ये परसेंटेज कंपोजिशन नहीं, ये एक तरीके का क्या है, ये वेट है, और वेट को तुम उसके एटॉमिक मास से डिवाइड कर रहे हो या उसके मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर रहे हो, तो यानी कि वो क्या निकल के आ रहा है, ये जो रेशियो निकल, ये जो पॉइंट में आंसर निकल के आ रहा है, ये पॉइंट वाला आंसर बल्कि कुछ और नहीं, ये तुम लोगों का मोल्स ऑफ एटम है। ठीक है, ये रेशियो का ये हेडिंग क्या है कि ये डिवाइड करने के बाद ये चीज़ आती है कुछ और नहीं बल्कि ये मोल्स ऑफ एटम्स है। अब मोल्स ऑफ एटम्स कभी पॉइंट में तो होते नहीं है, तो इसीलिए इन लोगों को हम लोग क्या करते हैं, एक सिंपल होल रेशियो में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये तुम लोगों का पूरा एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के रिस्पेक्ट में ज्ञान था। अभी इसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो एक्चुअल में आप लोगों का मिक्सचर वाले जो सवाल होते हैं। ठीक है, मिक्सचर जैसे हमने सीक्वेंशियल रिएक्शन कैसे सॉल्व करते हैं ये सीख लिया, पैरेलल रिएक्शन कैसे सॉल्व करते हैं वो सीख लिया। तो अगर तुम्हारे पास कोई सॉलिड मिक्सचर है तो सॉलिड मिक्सचर में आप उनके सवालों को कैसे अटेम्प्ट करोगे वो वाला हम लोगों का नेक्स्ट रहेगा। इसके अलावा एक और तुम लोगों के पास कंसेप्ट होता है, अलग अलग प्रकार के मैथड्स होते हैं। ठीक है, जिन मैथड से हम लोग इम्पेरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मास, ये सब पता लगाते हैं। ठीक है, कि इसमें कितना मास है क्या है, वो हम लोग सबसे आखिरी में कवर करेंगे वो वाला पार्ट। और जैसे ही तुम लोगों का मिक्सचर वाला पार्ट खत्म हो जाएगा तुरंत हम लोग कंसंट्रेशन वाले टर्म्स में मूव हो जाएंगे। कंसंट्रेशन वाला जैसे ही पार्ट खत्म होता है फिर मैं वाले टॉपिक्स तुम्हें लगे तो सिखाऊंगी करके कि वो फालतू फालतू का क्या है करके। ठीक है, जो अलग अलग चीज़ें एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। ओके।